हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा पे। ये है चैप्टर 3 और क्लास 6 हिस्ट्री। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 एंड 2 की नोट्स करा रखी है और मैं नोट्स कराती हूँ आप लोग को, वो मैं स्पेशल नोट्स से नहीं कराती, इसलिए कि नोट्स हमेशा आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। आपके पास बुक होंगे, आप बुक को खोलो और उसके बाद इसको पढ़ते हुए हमारे नोट्स को सुनते हुए नोट करना, जिससे क्या होगा ना कि आपका इस बुक के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो सारे मैं नोट करा दूंगी। तो चलिए, पहले फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या था, कब और कैसे। लगभग उसके 20 पॉइंट्स थे, 20 थे इवन, हाँ 20 या 30 पॉइंट से मैंने वो नोट कराया है। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखा आपने तो आप उसे देख लेना। और उसके बाद चैप्टर 2 में क्या था हमारा, आरंभिक मानव की खोज में, मतलब हमारा चैप्टर 2 था आरंभिक मानव की खोज। उसमें भी लगभग 25 पॉइंट थे, तो मैंने उसे भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं मैं वो करा देती हूँ आप लोग को। तो अब देखते हैं आज का जो हमारा चैप्टर 3 क्या है, आरंभिक नगर। ठीक है, क्या है चैप्टर हमारा, आरंभिक नगर। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं बुक को रीड नहीं करूंगी क्योंकि आप लोग बुक को रीड कर चुके होंगे, क्योंकि एग्जाम आने वाली है सीटेट की, और एनसीईआरटी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस चैप्टर से इवन बहुत सारा 40 पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किया है। तो चलिए, इस चैप्टर को देखते हुए मैं पॉइंट्स को बताऊंगी। आप लोग कोशिश करना कि कॉपी पेन लेकर के इसे नोट करने की, कि ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और वहां पे आपको काम देने वाले हैं। इसका चैप्टर का नाम क्या है, आरंभिक नगर। ठीक है, अब ये कह रहा है आरंभिक यानी इन स्टार्टिंग, सबसे पहले नगरों का विकास कैसे हुआ उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। फिर किस तरह के घर बनाए जाते थे वो सब चीज पढ़ेंगे। ये तो पुराने भवन का संरक्षण, ये चीज बताया जा रहा है और जो हम टीचर्स यूज करते हैं बच्चों के लिए। देखिए, इसमें एक वर्ड आया सबसे पहले, हड़प्पा की कहानी। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हड़प्पा की बात हो रही है। ठीक है, तो हड़प्पा के पहले कुछ और पॉइंट को देख लेते हैं अलग से। हड़प्पा नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो वो है रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, और हड़प्पा नगर को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो 2 भागों में। एक था हमारा पूर्वी भाग और दूसरा क्या था, पश्चिमी भाग। ठीक है, पश्चिमी भाग क्या था, छोटा था लेकिन वो बहुत ऊंचाई पे बना हुआ था। क्या था पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन थोड़ी ऊंचाई पे बना हुआ था, इसलिए इसे नगर दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, और पूर्वी भाग क्या था, मतलब वो थोड़े धसे हुए इलाके में था, निचला जगह पे था, इसलिए इस इलाके को क्या कहता था, निचला नगर कहा जाता था। अब देखिए, यहाँ पे हड़प्पा के बारे में वही चीज दिया है जो इसके लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेल लाइन बिछाई गई थी। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उसमें जो काम जुटे इंजीनियरों ने, अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। जी हाँ, रेलवे लाइन के लिए जो खुदाई हो रही थी उससे बहुत बड़े बड़े ईंट खंडर ऐसे मिले, तो लोगों ने सोचा कि ये क्या है, तो हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। अब बहुत सारी इमारतें पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद लगभग 80 साल पहले ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडहर उप महाद्वीप में सबसे पुराने शहरों में से एक है। ठीक है, हड़प्पा नगर क्या है, सबसे पुराना शहर है। अब देखते हैं, चूंकि इस नगर की खोज पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थल जो इमारतें और चीजें मिली थी वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। शहरों का निर्माण कब तक, लगभग कितने वर्ष पहले हो चुका था, तो ये 4700 वर्ष पहले हो चुका था। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा संस्कृति में, मतलब हड़प्पा संस्कृति में कितने वर्ष पहले, हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष पहले आरंभ हुई थी। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर, 4700 वर्ष पहले आरंभ हुई थी और 3900 वर्ष पहले समाप्त हो गई थी। ये चीज मैंने पहले भी बता रखा है कि एडी और डीसी कैसे चलता है, एडी और एसी। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमारा क्या है पॉइंट इसमें दिया हुआ है, नगरों की विशेषता क्या थी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले मैंने बता दिया कि आपको निचला भाग, देखिए यहाँ पे निचला भाग दिया हुआ है और पूर्वी हिस्सा है, जो पश्चिमी हिस्सा मैंने बताया वो चीज यहाँ पे दिया हुआ। तो क्या है, दुर्ग कहा, निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता है और दोनों हिस्से की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनी होती थी। सबसे पहले वहां की एक खासियत थी जो मैं बता देती हूँ, वो क्या था, नगर के जैसे वहां पे बनाए गए थे घर। ठीक है, इसलिए नगर के बारे में जाना जाता है, हड़प्पा नगर के ही नाम से जाना जाता है। जैसे बड़े बड़े गलियारे होते हैं और नालों का बहुत अच्छा वहां पे बनाया गया था, चारों तरफ से सीढ़ियां बनी होती थी, चारकोल का इस्तेमाल किया जाता था जो परत से जो पानी वहां से लीक ना हो, और वहां पे बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं ना, स्नानागार होता था विशेष तरह का। ठीक है, जहाँ पे देखिए यहाँ दिया गया, शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्टकट में बताती हूँ, आप उसे नोट कर लेंगे क्योंकि
टाइम कम है, अब मैं चैप्टर रीड करूंगी तो फिर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, हड़प्पा नगर रावी नदी के तट पे स्थित है। हड़प्पा नगर रावी नदी के तट पे स्थित है, ठीक है, नोट कर लेंगे, इसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट क्या हमारा, मुख्य रूप से हड़प्पा नगर को 2 भागों में विभाजित किया गया है। हड़प्पा नगर को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 2 भागों में, ठीक है। पहला क्या है हमारा जो है वो है एक पश्चिमी भाग है और दूसरा क्या है पूर्वी भाग है। ये चीज तो मैंने पहले ही बताया लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ। पहला क्या हमारा पश्चिमी भाग है और दूसरा क्या है पूर्वी भाग है। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन क्या था, वो ऊंचाई पे स्थित था। कैसा था पश्चिमी भाग, छोटा था लेकिन वो ऊंचाई पे स्थित था, ठीक है, इसलिए इसे नगर दुर्ग कहा जाता था। और पूर्वी भाग क्या था, निचले इलाके में बनाया गया था, इसलिए इसे निचला नगर कहा गया था। लाल रंग क्या, मिट्टी पर काले रंग का चित्र बना हुआ खिलौना कहां से मिला है, तो ये हड़प्पा नगर से मिला है। ये चीज शायद यहाँ पे जिक्र किया गया है, आप उसको खोज पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगी, लेकिन मैंने इसको पढ़ करके, हाँ यहाँ तो दिया है, तो एक सेकेंड विशेष में दे रखा है, देखिए यहाँ पे जैसे, हाँ जैसे मिट्टी के लाल रंग के बर्तन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहर, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि यहाँ से मिले हैं, ठीक है। कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा नगर से। और ये हड़प्पा नगर कहाँ स्थित है, तो आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब के सिंध प्रांत, भारत की गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के प्रांतों में मिले थे। ये सारी चीज कहाँ से मिले थे, आपके जो ये मुहर, बाट, मनके, ये सब चीज कहाँ से मिले हैं, तो यहाँ पे आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में, और भारत की गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से। ये सारे सटे में आपके पाकिस्तान से, ठीक है। अब चलते हैं आगे, जो हमारा पॉइंट है सो देखते हैं। मैं कहाँ थी, हाँ, लाल रंग की मिट्टी पर काले रंग का चित्र बना हुआ खिलौना हड़प्पा नगर से ही प्राप्त किया गया, ठीक है। एक पत्थर है चट, शायद आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा चट के बारे में, ठीक है। शायद मैं यहाँ पे देखती हूँ वो मिल जाता है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट, यहाँ पे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए, कालीबंग और लोथल जैसे अन्य नगरों अग्निकुंड मिले हैं। संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले। तो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि इनमें से भंडार गृह कहाँ से नहीं मिले हैं, ठीक है। तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल एक साथ रहेगा, हड़प्पा, मोहनजोदारो एक साथ रहेगा, लोथल एक साथ रहेगा, और कोई एक और दे देगा आपको नाम जो इससे नहीं मिले होंगे। तो इस तरीके से सीटेड क्या करता है, निगेटिव आंसर को खोजता है, हमेशा याद रखेंगे। क्वेश्चन आपको दे देगा पॉजिटिव में और उसका आंसर आपका निगेटिव में रहेगा, तो आपको निगेटिव आंसर देना है। तब चलिए आगे देखते हैं, जो हमारा ये देखिए विशेष स्नानागार, ये चारों साइड से सीढ़ियां लगी है ना, इधर से भी लगी है, इधर से भी लगी है और इधर से भी लगी है, जो कि सीढ़ी से चढ़ करके लोग जाते थे और ऊपर ये स्नान करते थे, ठीक है। यहाँ पे रूम टाइप से कमरा बना हुआ भी होगा, यहाँ पे साइड में, यहाँ पे आई थिंक कमरा बना हुआ था, जो स्त्रियां वहां पे स्नान वगैरह करती थी उसके लिए। और उसके बाद मैं इसके बारे में बताती हूँ, भवन, नाले और सड़कें, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चट पत्थर पे हम लोग थे। चट पत्थर जिसका प्रयोग बाट बनाने के लिए किया जाता था, ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त किया गया है। चट एक पत्थर है जिसका उपयोग हम लोग बाट मीन, जैसे आप लोग अभी जो देखते होंगे आयरन का बना होता है दुकान में, किलोग्राम जो रहता है, 100 ग्राम, केजी वो रहता है, उसे बाट कहते हैं। तो उस समय चट पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। वो भी कहाँ से मिला है, तो वो भी हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है, ठीक है। पत्थरों के मोहर, जो हड़प्पा संस्कृति से मोहर जो होता था, जो किसी चीज को सील्ड किया जाता था, पत्थरों के मोहर जो हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त किए गए, उस पर जानवरों के चित्र बनाए गए थे। ये पॉइंट भी आगे मतलब आपको मिलेगा, लेकिन मैं यहीं पे बता देती हूँ क्योंकि मैंने रख किया है और नोट किया है सारे पॉइंट को आप लोग के लिए, जो मैं शॉर्टकट में आपके चैप्टर कंप्लीट करा पाऊँ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, बालू या स्टफिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर फ्योन्स बनाया जाता था। अब फ्योन्स के बारे में देखते हैं क्या कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा फ्योन्स के बारे में। मैं देखती हूँ कहाँ पे है, ये सारी चीजें मोहर पे मिले गए हैं, ठीक है। मोहनजोदारो से, जो हड़प्पा से खास लिपि में लिखी गई थी। और किससे कहानियां, एक सेकेंड, ये वही विशेष स्नानागार के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब उसमें जैसे कीमती चीज आसपास लगते थे, वहां पे एक लिपिक भी होते थे जो मोहरे पर लिखे पत्तों के साथ अन्य चीजों पर भी लिखते थे। तो वो पत्थर वो किस चीज का बना होता था, चट पत्थर का बना होता था, ठीक है। और यहीं से मोहर भी मिले हैं। देखिए इस तरह के जानवर के निशान पाए गए हैं वहां पे हड़प्पा में ही। ये देखिए ऊपर बाट को देखिए, कितने ध्यान से बारीक बाट बनाए गए हैं। ये चट पत्थर देखिए, अभी मैंने चट के बारे में बात किया ना, चट पत्थर से ये बनाए गए हैं, ठीक है। धातुओं को तौलने के लिए किया जाता था। ये वहां का ज्वेलरी है उस टाइम का, देखिए
ठीक है। बाएं में देखिए पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए गए, इनके बीच छेद किए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। ठीक है। अब देखिए कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की बनी मूर्ति जो मोहनजोदारो से ही मिली है, उन्हें कढ़ाईदार पहने दिखाया गया है, जो ये चीज है। तो अभी जो बहुत सारा पॉइंट ऊपर छूटा है मैं उसे बताती हूँ, आप यहाँ पे पहले से नोट कर दें, नोट करते हुए चलेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बड़ी चैप्टर भी है। तो क्या था हम लोग का, बालू और अष्टभिक पत्थर के चूर्ण से गोंद मिलाकर फ्योन्स बनाया जाता था। ठीक है। और फ्योन्स का क्या यूज होता था, सो देखिए फ्योन्स का यूज आपको वहां जो मनके, चूड़ी, बाले और छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे फ्योन्स से। देखिए मैं ये पॉइंट फ्योन्स छूट रहा है कहीं, मैं बता देती हूँ कहाँ पे, आप बुक को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। आई थिंक ये नीचे होगा, चैप्टर में आगे है। हाँ ये चीज हो गया। एक और चीज, 7000 साल पहले मेहरगढ़ से में कपास की खेती होती थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है। मोहनजोदारो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं भी प्राप्त मिले हैं। ठीक है। पक्की मिट्टी के तथा फ्योन से बनी तालिका सूती कताई के चिन्ह भी मिले। देखिए यहाँ फ्योन्स आया ना। अब देखिए फ्योन्स क्या था। फ्योन्स के बारे में तो मैंने बता दिया है कि फ्योन्स क्या है, एक अष्टभिक पत्थर, बालू और गोंद मिलाकर बनाया जाता था जिसे बर्तन और चूड़ी, मनके बनाए जाते थे। फ्योन्स के खिलौने पर प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे रंग का कलर किया जाता था। फ्योन्स पे कैसा कलर किया जाता था, फ्योन्स पे के खिलौने पे प्राय नीले तथा हल्के समुद्री हरे रंग का रंग चढ़ाया जाता था। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के लोग तांबा, लोहा, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों का आयात दूर दूर से करते थे। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति के जो लोग होते थे, जो लोग तांबा और उसके बाद क्या है, लोहा, चांदी, सोना, बहुमूल्य पत्थरों का आयात दूर दूर से करते थे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सो मैं बता रही हूँ, सो देखेंगे, सुनेंगे अच्छे से। हड़प्पा संस्कृति के लोग तांबा का आयात राजस्थान से करते थे। T4 तांबा लिख सकते हैं आप, वैसे वो तो नहीं लिखना चाहिए, लेकिन R4 राजस्थान, तांबा का आयात वो लोग राजस्थान से करते थे। ठीक है। एशियाई देश ओमान से भी तांबा का आयात किया जाता था। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ ये रहा फ्योन्स का, मैं पहले इस पॉइंट को कंप्लीट करती हूँ फिर पढ़ते हैं फ्योन्स को। कहाँ से तांबा का आयात कहाँ से किया जाता था, राजस्थान से किया जाता था, और एशियाई देश ओमान से भी तांबा का आयात किया जाता था। बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। जो बहुमूल्य इंपॉर्टेंट होते थे, काफी कॉस्टली स्टोन होते थे, उनका आयात कहाँ से किया जाता था, तो ईरान, गुजरात और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोना का आयात सिर्फ कर्नाटक से किया जाता था। सोना का आयात कहाँ से किया जाता था, तो कर्नाटक से किया जाता था। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको यहाँ पे मिल जाए, इसलिए मैं पहले बता दे रही हूँ क्योंकि पॉइंट छूटे नहीं। ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी सिलेक्टेड पॉइंट है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। चलिए थोड़ा सा और पहले पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे कुछ छुटा हुआ चीज, पहले नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद क्या है, कांसा बनाने के लिए ये तांबा और टीन का मिश्रण यूज किया जाता है। ठीक है। कांसा बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो तांबा और टीन का यूटिलाइज किया जाता है। और उसके बाद देखते हैं, टीन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। टीन का आयात कहाँ से किया जाता था, तो ये तो ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति 4700 वर्ष पहले आरंभ हुई थी और 3900 वर्ष पहले समाप्त हो गई थी। ठीक है। कब आरंभ हुई थी वो, 4700 वर्ष पहले आरंभ हुई थी और 3900 वर्ष पहले समाप्त हो गई थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 150 साल पहले जब रेलवे लाइन बिछाई गई थी तो हड़प्पा पुरा स्थल मिला था। क्या मिला था, हड़प्पा पुरा स्थल मिला था। कब मिला था, 150 साल पहले। क्यों, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है। मोहनजोदारो में एक खास तालाब मिला जिसे महान स्नानागार या बृहद स्नानागार कहा गया है। मोहनजोदारो में क्या मिला है, एक खास तालाब मिला है जिसे महान स्नानागार या बृहद स्नानागार कहा गया है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 120 क्या है। इस स्नानागार में पानी का रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल के परत चढ़ाए जाते थे। जी दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे पहले पूछा गया है कि बृहद स्नानागार में पानी के रिसाव को रोकने के लिए किस चीज के परत चढ़ाए जाते थे, तो चारकोल से उसके होल को लॉक कर दिया जाता था और उसके बाद उसपे पानी का बहाव, उससे पानी का रिसाव नहीं होता था। ठीक है। अग्निकुंड कालीबंगा और लोथल से प्राप्त किया गया है। अग्निकुंड कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल से बड़े बड़े भंडारगृह प्राप्त हुए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भंडारगृह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, पेयर दे देगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल, कालीबंगा। तो इसमें से सटीक आंसर क्या है, 3 है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडारगृह प्राप्त किए गए।
अब देखते हैं पॉइंट हमारा जो है 23 क्या है। हड़प्पा के नगरों में लिपिक भी होते थे जिनका कार्य होता था मुहर पर लिखना होता था, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे उनको बताना ये क्या है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा पॉइंट 24 क्या कहता है। हड़प्पा कालीन नालों में जगह जगह पर एक मेन होल बनाए गए थे। यह दोस्तों यहाँ पे एक आदमी को साफ करते हुए दिखाया गया है, मैं वो चित्र दिखाती हूँ। मेन होल बनाए गए थे जिससे क्या होता था कि जो वहां पे जब कभी साफ सफाई करनी होती थी तो नालों की, तो वो वहां से साफ सफाई कर पाते थे। देखिए ये रहा आपका मेन होल। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया होगा, सबसे ऊपर एक कुआं है, मुहर की चिन्ह है। एक सेकंड, मैं आगे भी मैंने एक यहाँ पे देख सकते हैं, मंजिल आंगन में कुएं होते थे, हल्की नाली नाले के साथ जिससे सफाई देखभाल की जाए। हाँ देखिए मैंने कहा ना, मैंने पॉइंट को सेलेक्ट करके नोट किया, मेन होल बनाए गए थे। नालों के ढके होने का जगह जगह मेन होल बनाए जिनके जरिए इसकी देखभाल और सफाई की जा सके। नालों और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे कहा पॉइंट है हम लोग। हाँ, हड़प्पा कालीन नालों में जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिसके सहारे लोग नालों की देखभाल सफाई करते थे। कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि धौलावीरा नगर कहाँ बसा हुआ है, तो कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इसको में हमारा नेक्स्ट पॉइंट 26 पॉइंट क्या है। यह धौलावीरा नगर 3 भागों में बटा हुआ है। कभी कभी पूछ देता है धौलावीरा नगर कितने भागों में बटा हुआ है, तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 27 हमारा क्या कहता है। गुजरात के खंभात की खाड़ी में साबरमती का एक उपनदी, ठीक है, साबरमती का एक उपनदी है। ठीक है, उसी के किनारे लोथल नगर बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है लोथल नगर, तो गुजरात के खंभात की खाड़ी में साबरमती का एक उपनदी है जो घोड़ है, उसी के किनारे लोथल नगर बसा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। इसी लोथल नगर से बड़े बड़े मुहरबंदी प्राप्त किए गए हैं। मन के बनाने के उपकरण भी लोथल नगर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। हड़प्पा नगर के घर 1 या 2 मंजिला होता था और ये ईंट की दीवारों से बना था। मोहर का प्रयोग सामान से भरे डब्बे या थैले पर चिन्हित करने के लिए किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अभी कभी पोस्ट ऑफिस जाते होंगे तो वहां पे डाक को देखेंगे कैसे सीलबंद किया जाता है उसे, है ना, अलकतरा का यूज करके उसको सीलबंद करते हैं। अब फिर जहां पे फिर वो डाक वहां पहुंच जाता है, फिर वहां से उसकी कटाई की जाती है, फिर छटाई की जाती है, फिर अलग से डाक में उसको बंद करके फिर अलग से फिर पैक किया जाता है, फिर वहां पे भी सीलबंदी किया, तो वहां पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट की मोहर लगती है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, मोहर का यूज क्यों किया जाता था, तो मोहर का प्रयोग सामान से भरे डब्बे या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। अब देखिए थोड़ा सा आते हैं अनाज की ओर। हड़प्पा संस्कृति के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल आदि का उत्पादन करते थे। किस किस चीज का उत्पादन करते थे, गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल आदि का। ठीक है, हड़प्पा काल के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां आदि भी पालते थे। जी हाँ, उस समय जो कहते हैं ना पशुपालन का विकास हो चुका था, तो उस समय लोग क्या करते थे, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां आदि पालते थे। लकड़ी के बने हुए हल के साथ हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए। यहाँ मैंने एक फिगर देखा था, या फिर मैं आपको दिखाती हूँ, शायद नीचे है, लकड़ी का बना हल है वो, बिल्कुल दिखाती हूँ, एक सेकेंड नीचे आने दीजिए, थोड़ा और नीचे, हाँ ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए गाय, भेड़, बकरियां, है ना, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां लोग पालते थे चारागाह, लेकिन दूर दूर तक तलाश करते थे। ठीक है, देखिए बच्चों का खिलौना हल आज चलाने वाले से ज्यादा किसान पुरुष होते थे। हमें ज्ञात है कि क्या हड़प्पा की यह प्रथा थी। गांव में अनाज उगाते थे, चरवाहे करते थे। अब देखिए मैंने जो अनाज के बारे में बोला, हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है, और जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक बीती बात थी। हड़प्पा काल में के हल तो नहीं बचे, लेकिन वो प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और VBI पॉइंट है, इसलिए मैंने कहा ना कि मैंने हर एक पॉइंट जो है हमारा इंपॉर्टेंट है और मैंने उससे ही कलेक्ट किया जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे जो पॉइंट बचा है। सो लकड़ी के बने हल के साथ हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए थे। वो लकड़ी के थे, इसलिए ज्यादा दिन तक वो टिक नहीं पाए। अब देखते हैं मिस्र का अधिकांश भाग कैसा है, तो रेगिस्तान है। एक्चुअली मिस्र के बारे में यहाँ पे दिया गया है, हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज, हड़प्पा के बारे में ये सारा चीज हमने पढ़ लिया। और यहाँ पे देखिए मुद्रांकन के बारे में पढ़ा, जो प्रयोग जो चीनों का प्रयोग किया जाता है, जो आज भी किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता का अंत मैंने बोला था स्टार्टिंग 4700 वर्ष पहले, उसका अंत कब हुआ, 3900 वर्ष पहले। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे मिस्र के बारे में। हाँ,
अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। ठीक है, मिस्र कहाँ बसा है? नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग कैसा है? रेगिस्तान है। मैंने अभी बोला ना कि मिस्र का अधिकांश भाग कैसा है? रेगिस्तान है। यहाँ बड़े बड़े मकबरे बनाए गए जिन्हें पिरामिड कहा गया है। ये देखिए, ये जो इस टाइप से मकबरा बनाया गया है उसे क्या है? पिरामिड कहा गया है। मैं इसमें ही आपको बताती हूँ मिस्र का अधिकांश भाग कैसा है। देखो 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड कहा गया। राजाओं के मरने पर उनके शव को इन्हीं पिरामिडों में दफनाया कर सुरक्षित रखा जाता था। इन सबों को क्या कहा जाता है? मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ उनके चीजों को भी दफनाई जाती थी। इसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल थे। कभी कभी सबके साथ उनके सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत इस पे खर्च किया जाता था। किस पे? तो मृत लोगों को दफनाने पे। जी हाँ दोस्तों, उनका मानना था कि लोगों को मरने के बाद भी जो उनकी होती जीवन चलते रहती है, इसलिए कभी कभी वहां पे क्या है, सेवक सेविकाओं को भी साथ में दफना दिया जाता था। अब चलिए, चैप्टर तो इंड हुआ लेकिन कुछ और पॉइंट बचा है, आप उसे नोट कर ले। पहले हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, मिस्र पे थे। बड़े बड़े मकबरे बनाए गए जिसे पिरामिड कहा गया। पिरामिड में सबों को सुरक्षित रखा जाता था जिसे मम्मी कहा जाता था। ठीक है, विश्व का मिस्र देश अपने देश सबों को दफनाने की परंपरा में सबसे ज्यादा धन दौलत को खर्च करता है। और संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ये पीक पॉइंट मैंने ऊपर पढ़ा है, मैंने हाईलाइट किया है, तो आप वहां से उसे नोट कर लेना। मोहनजोदारो से कपड़े के टुकड़े और चांदी के फूलदान ढक्कन प्राप्त किए गए। दो चीज और मिले हैं, चांदी के फूलदान और कपड़े के टुकड़े। ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक खास तरह की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुई है। तो ये था हमारा चैप्टर 3। ठीक है, अब चैप्टर 4 का ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें भी इवन 25 पॉइंट है, तो मैं उसे भी 25-30 पॉइंट होंगे। मैं उसे भी कोशिश कर रही हूँ कि एक साथ इंक्लूड करा दूं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मुझे सारे क्लास मतलब 6, 7, 8 तीनों कवर करने हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 मैं इवनिंग में करा दूंगी क्योंकि ये चैप्टर 3 है। आप लोग इसे नोट करो और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये संक्षेपण चैप्टर का कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। अब मैं डेली हिस्ट्री की इवन 1 वीक में मंडे से सैटरडे क्लास 6, उसके बाद फिर मैं 7 फिर 8 में सारा कंप्लीट करा दूंगी दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।